नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। जहां एक तरफ देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त हुए, तो वहीं दूसरी तरफ देश के 2 राज्य में एमएलसी के चुनाव होने को है, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार में एमएलसी के चुनाव होने को है। ऐसे चुनावी माहौल में 10 मार्च को इलेक्शन कमीशन के चीफ सुशील चंद्रा ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देश अब वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश और एक चुनाव के लिए तैयार है। तो इसमें अब हमें ये जानना चाहिए कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और इसे जानने के लिए हमारे साथ हमारे 2 मेहमान इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले आपका हम उनसे परिचय करवा लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ विकास सिंह जी मौजूद है, जो कि एक लॉयर हैं पटना हाई कोर्ट के। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत और बहुत वही धन्यवाद स्वाति जी। जी, वही दूसरी तरफ हमारे साथ डॉक्टर उज्जवल कुमार जी मौजूद हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिंदुस्तान गया एडिशन में पोस्टेड है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार नमस्कार। जी। सबसे पहले विकास जी, मेरा सवाल आपसे होगा। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि वन नेशन और वन इलेक्शन आखिर है क्या? ये कानून अगर बन जाता है तो ये आखिर प्रक्रिया आखिर होगी क्या? देखिए, कानून की तो बात की जाए, अगर इलेक्शन कमीशन ये कर पाता है कि वन नेशन वन इलेक्शंस के लिए सारे पार्टी अगर राजी हो जाती हैं, तो मुख्यतः इसमें 2 चुनाव को एक साथ कराने की बात की जा रही है, जिसमें विधानसभा और लोकसभा को, जो भी राज्य के विधानसभा है और लोकसभा के चुनाव को एक साथ कराने की बात की जा रही है। इसके अलावा और भी अलग अलग चुनाव, जिसमें आपने एमएलसी की बात की, एमएलसी के चुनाव की हो गई, या इनडायरेक्ट इलेक्शंस जितने भी हैं, उसमें राज्यसभा के चुनाव हो गए, और एक थर्ड जो आप चुनाव देखते हैं, पंचायती राज के चुनाव देखते हैं, उसे वो एक्सक्लूडेड है। तो वन नेशन वन इलेक्शंस में सिर्फ 2 ही चुनाव, विधानसभा, राज्य के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने की बात की जा रही है। अच्छा, यानी जो छोटे-छोटे गाँव में जो पंचायती की होती हैं, वो सब इस सब से अलग हो जाएंगी। जी, वो ये इस एक्सक्लूडेड रहेंगे। जी, इसके पार्ट नहीं होंगे। जी। तो सर उज्जवल सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि क्या अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाता है, तो जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी-छोटी जो पार्टियां, क्या उन्हें कोई नुकसान होते हुए आपको दिख रहा है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को फील हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन में बड़ी पार्टियां तो जाहिर तौर पर अपना काम कर ले जाएंगी, हालांकि इसका एक फायदा भी मिलेगा। इसका फायदा आप इस रूप में देख सकती हैं कि जैसे बड़ी पार्टियों को एक मौका मिल जाता है, जब भी पार्ट बाई पार्ट इलेक्शन होता है अलग अलग सूबे में, तो उन्हें एक मौका मिलता है और वो छोटी पार्टियों को बहुत कैंपेनिंग में बड़ा कड़ा मुकाबला दे पाते हैं। तो ऐसे में यदि वन नेशन वन इलेक्शन का की थ्योरी इम्प्लीमेंट होती है, तो एक साथ उनको पूरे देश में काम करना होगा, कैंपेन चलाना होगा। ऐसे में जो लोकल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, उनको मौका मिलेगा और वो जो पार्टीज हैं उनको वो कड़ी चुनौती दे सकते हैं कैंपेनिंग के लेवल पे, और भी अपने चुनाव प्रचार को लेकर के। तो मुझे लगता है कि इससे उनको बल मिलेगा। बल मिलेगा। अच्छा, विकास जी, आप हमें बताइए कि ये अगर कानून बन जाता है, तो वो कौन-कौन सी संवैधानिक चुनौतियां होंगी और कानूनी चुनौतियां होंगी, जो कि ये लागू होने के बाद हमें फेस करना पड़ेगा, पार्टियों को फेस करना पड़ेगा? देखिए, मुख्यतः जो परेशानियाँ आती है वन नेशन वन इलेक्शन, चूँकि ये पहले भी हो चुका है। परेशानियाँ ये हैं कि अलग-अलग हमारे आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें पावर रीजनल स्टेट को अलग पावर है, सेंटर को अलग पावर है, गवर्नमेंट को लेकर टेन्योर को लेके भी अलग-अलग प्रोविजंस हैं आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172 में स्टेट और सेंटर के लिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के पावर इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा आप आर्टिकल 356 देखेंगे, जिसमें प्रेसिडेंशियल रूल के जो प्रोविजंस हैं, इसमें क्या होती है, और बीच में आप देखते होंगे कहीं सरकार गिरती है, कहीं सरकार बनती है बीच में, या कहीं ऐसा प्रेसिडेंशियल रूल लगते हैं। तो वैसे कंडीशंस में इन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। हम देखते हैं कि अगर बीच में सरकार अविश्वास प्रस्ताव आ गया, बीच में सरकार गिरती है, तो हमारे प्रोविजंस है कि 5 साल सरकार चलनी है। अगर बीच में सरकार गिरती है, फिर से चुनाव होते हैं, तो वो फिर से 5 साल पूरे करेंगे अपने टर्म। तो हमें इसमें चेंजेस लाने होंगे कि एक फिक्स टेन्योर होगा, उसमें अगर सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, तो वो उसी फिक्स टेन्योर में उनका कार्यकाल खत्म होगा। ये प्रोविजंस हमें लाने की जरूरत पड़ेगी।
अच्छा, उज्जवल सर, हम मान लेते हैं कि ये कानून बिल पास हो गया, कानून बन गया, तो कागजी तौर पे तो एक दिख जाएगा कि हाँ, कागज में दिख जाएगा कि बिल हो गया है वन नेशन वन इलेक्शन का। लेकिन अगर जब हम इसे ग्राउंड लेवल पे उतारते हैं, जमीनी हकीकत पर अगर हम इसे उतारते हैं, तो ये जमीन में ये कितना कारगर दिखता है आपको? क्या देखिए, मुताबिक? यदि यदि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, तो मैं बताऊं कि कई एस्पेक्ट पे सरकार को एक बड़ा फायदा जाए। हर चुनाव का एक बजट होता है और खास तौर से यदि विधानसभा लोकसभा की बात करें तो इसका एक भारी भरकम बजट होता है। सरकार वो रिपोर्ट सीएजी की रिपोर्ट आती भी है, उसमें ये इन तमाम चीजों का जिक्र होता है। और इन जो भी चुनावी खर्चे होते हैं, इसका बोझ कहीं ना कहीं हम पे और आप पे पड़ता है, आम जनता पे पड़ता है, पूरे देशवासियों पे पड़ता है। तो ये जो अलग अलग फेज में इलेक्शन होता है, तो उसमें परेशानी है। आज तकनीक आ चुका है, अमेरिका और इंग्लैंड में मोबाइल नेटवर्क के सहारे वोटिंग हो रही है। तो क्यों ना अब आधार कार्ड को इंटरलिंक कर दिया गया है। सरकार चाहे तो इन तकनीकों का इस्तेमाल करके वन नेशन वन इलेक्शन करती है, तो एक बहुत बड़ी बचत देश हित में होगी। और मैं कह रहा हूँ कि हालांकि अब तो बहुत कम जगहों पे वो खास तौर से बिहार यूपी की बात करें तो यहाँ पे चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा होती थी, हिंसा का दौर चलता था। आज भी छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन पहले की तुलना में कम हुई। वो सारी चीजें भी रुकेंगी। एक साथ यदि तमाम चुनाव होंगे तो सब अपने अपने काम में लगे होंगे। पंचायत का प्रतिनिधि विधानसभा वाले चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेगा। विधानसभा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा वाले को के लिए काम नहीं करेंगे। मतलब स्पष्ट रूप में मैं ऐसे कहूं कि जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो अपने अपने क्षेत्र पे फोकस्ड होंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ यह भी होगा कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो सकेगा, देश पर आर्थिक बोझ कम होगा। और जाहिर तौर पर ये जो पूरा सरकारी तंत्र, हर बार इलेक्शन होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता, तमाम चीजें रुक जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं हैम्पर होता है। गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, तो विकास का कोई विकास की नई योजनाएं नहीं शुरू हो सकती हैं। तो पता चलता है कि 5 साल के टेन्योर में 2 साल 2.5 साल का समय कोड ऑफ कंडक्ट में ही निकल जाता है। कभी विधानसभा चुनाव, तो कभी पंचायत चुनाव, तो कभी विधान परिषद चुनाव, कभी बाई इलेक्शन। अभी जैसे हमारे यहाँ बाई इलेक्शन की भी नौबत है, किसी विधायक की डेथ हो गई। तो कहने का मतलब है कि यदि ये फॉर्मूला आता है, और जैसा अभी विकास जी बता रहे थे कि थोड़े अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 5 साल का टेन्योर होता है और बीच में सरकारें गिरती है या बाई इलेक्शन की नौबत आती है किसी भी केस में, तो वहां पे फिर से चुनाव कराने की नौबत आती है। तो ऐसे में टेम्पोररी व्यवस्था ऐसी हो कि यदि कहीं पे बाई इलेक्शन या फिर लूज ऑफ मोशन की नौबत आती है, तो वहां पे एक पैरेलल बॉडीज ऐसी हो जो सरकार को टेक ओवर करे, सरकार चलाने का काम करे। जैसे प्रेसिडेंट रूल में गवर्नर जैसी कोई बॉडी है जो सरकार की अनुपस्थिति में काम संभालती है। तो ऐसी स्थिति हो तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत ही लाभकारी साबित। ग्राउंड लेवल पे जब बात हो रही है, तो विकास जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि हमारे देश में 28 राज्य है। एक साथ इन 28 राज्यों में अगर हम चुनाव करवाते हैं, तो प्रशासनिक तौर पे एक बड़ा इंतजाम हमें करना पड़ेगा, कानून हमें बहुत तगड़े बनाने पड़ेंगे। तो प्रशासनिक तौर पे कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? आपने लोकसभा चुनाव देखे होंगे, उसमें पूरे देश में चुनाव एक समय कराए जाते हैं। जिस तरीके की व्यवस्था उसमें कराई जाती है, लगभग उसी व्यवस्था में हम ये वन नेशन वन इलेक्शन करा सकते हैं। थोड़ी सी उसमें क्या चुनौतियां जो है वो है ईवीएम जो हम यूज करते हैं पूरे देश में। अलग अलग, लगभग पिछला चुनाव जो हुआ था 7 चरणों में चुनाव हमने कराए थे लोकसभा के, और उसमें लगभग 60 करोड़ के लगभग खर्च हुए थे। तो अगर हम नया से शुरुआत करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, तो एक पहली बार के लिए हमें ईवीएम, जितना ईवीएम हमने यूज किया था लास्ट टाइम, उसके दोगुना ईवीएम और वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी। सुरक्षा बल वही, जो सुरक्षा बल पहले लगते थे उतना ही सुरक्षा बल में हम एक किसी बूथ पे मतदान करा सकते हैं। तो चुनौतियों से मुझे लगता है कि जिस तरीके से बेनिफिशियल है वन नेशन वन इलेक्शन, ये चुनौतियां बहुत बड़ी नहीं है हमारे इलेक्शन कमीशन के लिए और देश के लिए।
जी। उज्ज्वल सर, आपने इससे पहले अपने आर्थिक रूप से फायदे की जो बात कही थी, मैं उस पे पूछूंगी कि कितना फायदा हमें होगा, कि क्योंकि जब भी कोई कोई चुनाव होती, कैसी भी पार्टियां हो, छोटी हो बड़ी हो, कैसी पार्टियां हो, वो कैंपेन पूरा धुआंधार कैंपेन करती हैं, कैंपेन में इतना खर्चा गवा देती हैं। वो खर्चा अगर हम देश के विकास में अगर हम यूज करें तो वो सही रहेगा, तो कितना आर्थिक रूप से कितना फायदा होगा? देखिए स्वाति जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक साथ यदि पूरे देश में चुनाव होते हैं तो एक तो सरकारी स्तर पर भी बचत होगी, जैसा मैंने पहले कहा, अलग अलग जो तमाम कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट होता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट के चलते चीजें रुक जाती हैं, तमाम गाड़ियां रुक जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है, हर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम रुक जाता है। जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता तो लगभग जो बड़े ट्रांसपोर्ट हैं वो बंद हो जाते, उनकी सेवाएं बंद हो जाती, लोकल मंडी में चीजें महंगी हो जाती। क्या तो अब ये 3 महीना इलेक्शन के बाद चीजें बदलेंगी, तो ये सारी नौबत कम होगी। और मैंने तो देखा है कि जैसे पंचायत चुनाव में, तो पंचायत में बहुत सारी बॉडीज है, लोकल बॉडीज, मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, वार्ड सचिव का चुनाव होता है। तो पंचायत के लेवल पर देखेंगे तो 5-7 तरह के अलग अलग पद हैं, लेकिन इनकी वोटिंग एक साथ होती है। तो वोटर जो जाता है एक साथ लाइन में लग करके वोट करता है और चीजें हो जाती हैं। मेरा ये मानना है कि खैर यहाँ पे तो बैलेट से वोटिंग होती है, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अब यदि सरकार चाहे तो हमारे देश में एक औसतन लगभग जो डाटाज है अलग अलग एजेंसियों की, उसमें 40-50 करोड़ एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स अपने देश में। आधार बनाने का काम लगभग 80 से 90% काम लगभग पूरा हो चुका है। और ऐसे में जो वसुधा केंद्र है, वहां पे जाकर के जैसे बहुत सारी चीजें इंटरलिंक की जा रही हैं, तो इलेक्शन को भी उस तरीके से इंटरलिंक करके टेक्नोलॉजीज के सहारे कि एक आधार एक वोट आराम से होगा, उसमें कोई टेम्परिंग की नौबत नहीं आएगी, अंगूठा लगाए वोट आपका पोल हो जाएगा, जैसा बहुत सारी चीजों में हो भी रहा है। बात करें एग्रीकल्चर सब्सिडी आती है किसानों के खाते में, प्रधानमंत्री मोदी वहां से एक क्लिक करते हैं और देश के लगभग 40-50 करोड़ किसानों के खाते में एट द सेम टाइम पैसा चला जाता है, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं होती है, उनके खाते में ही पैसा जाता है, ये 100% सिक्योरिटी के साथ। तो यदि ऐसी व्यवस्था हो रही है तो ऐसी वोटिंग में भी व्यवस्था हो सकती है कि आदमी वो पेज चलेगा और लोग घर बैठे वोट करेंगे। ये इतनी व्यवस्था की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हमारी कोई रुकावट नहीं होगी। जैसे ये एंड्रॉयड मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक हमारा जीमेल आईडी मांगता है, वो जो कि पर्सनल होता है। तो समझ लें कि इसी तरह से यदि हर कोई करेगा, एक समस्या होगी कि अभी भी ग्रामीण लेवल पे एंड्रॉयड मोबाइल हैंडसेट की संख्या कम है, बावजूद इसके वसुधा केंद्र पंचायत के स्तर पर उपलब्ध हो चुका है, इंटरनेट का जाल गांव के स्तर पर जा चुका है, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी और इसका इतना आर्थिक फायदा होगा, ये तो चुनाव के बाद ठीक ठीक पता चलेगा। जैसे जो 5 साल का टेन्योर ले, तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है कि जो 5 साल के कार्यकाल में 2-3 इलेक्शन नहीं देखता है, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, पंचायत चुनाव हो, बाई इलेक्शन हो, तो इन सब में हैम्पर होता है। अभी भी मेरे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रियाएं नहीं हुई, विधान परिषद का चुनाव चल रहा है, बहुत सारी चीजें रुकी हुई है, तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होगा, बहुत सारे बाजार के काम रुके हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि ऐसी चीजें होती हैं, जो चुनाव प्रचार पर पैसा पानी की तरह बहता है, अलग अलग पार्टियां बहा रही हैं, वो एक साथ लोकसभा के लिए भी प्रचार करेंगी पार्टियां, विधानसभा के लिए भी करेंगी। यदि पंचायत में भी पार्टी वाइज इलेक्शन होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन पार्टी वाइज होगा, तो सबके लिए एक ही मैनिफेस्टो जारी होगा। पार्टी एक मैनिफेस्टो जारी करेगी जो पार्लियामेंट से लेकर के नीचे पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक काम आएगा। अभी क्या होता है, अभी होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पार्टियां अलग मैनिफेस्टो जारी करती, तो विधान परिषद में तो खैर मैनिफेस्टो जारी नहीं होता, लेकिन असेंबली के इलेक्शन में होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में होता है। तो इसमें ये भी बचत होगा, कहीं ना कहीं देश का ही पैसा तो उसमें पानी की तरह बहता है। एक बैनर, एक पैम्पलेट्स जो बनेगा, वो ऊपर से लेकर के नीचे तक काम आएगा, उसमें पार्टीज के एजेंडा जो भी होंगे वो ऊपर से नीचे तक काम आएंगे। तो नेशनल पार्टियों के लिए भी ये फायदा होगा कि केरल में भी उसको वही पोस्टर इस्तेमाल कर लेंगे और वो बिहार में भी, यूपी में भी, बंगाल में भी कर लेंगे।
तो ये एक सिमिलरिटी भी आएगी बड़ी पार्टियों के लिए, उनके लिए ये राहत की बात होगी, और खर्च में तो जाहिर तौर पर बचत होगी ही होगी। ये एकदम ग्राउंड रियलिटी की बात। जी। विकास जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि कोई भी चुनाव जब होती है तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। हमने देखा कि हमने अभी देखा कि इलेक्शन कमीशन का कोई एक्शन होते हुए किसी भी राज्य में कोई भी अगर वायलेशन होती है तो उसमें बड़ा कोई एक्शन लेते हुए हमने इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा। एग्जाम्पल के लिए हम बंगाल को ले लें। बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, इतना हिंसा हुआ, कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनके घर पे बॉम्ब फोड़ा गया, कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके परिवार को भी मार दिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई एक बड़ा निर्णय या कोई बड़ा एक्शन इन सब चीजों पे नहीं लिया। तो जब हम पूरे देश में चुनाव करवाते हैं तो ये सब सारी पार्टी जो कि इतना हिंसा करवाती हैं अपने अपने राज्य में, उनपे कैसा एक्शन इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए और उसका क्या भूमिका रहेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन की अगर रोल की बात करें तो बहुत बड़े रोल में देखा जाता है, इंडिपेंडेंट एक बॉडी है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ रीजनल पार्टीज या रीजनल एरिया स्टेट्स में जिस तरीके हिंसा आपने जिक्र किया अभी, जैसे बंगाल में हुआ या कहीं भी, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक फॉर्मेलिटी की तरह इसे लेती है चुनाव को। अवेयरनेस, चाहे वो वोटर्स को अवेयरनेस को लेके हो, उनको इन्फ्लुएंस करने जो होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको रोकने को लेकर लेकर हो, या हम अलग-अलग पदाधिकारियों को अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ देते हैं और उसमें कोई कमी आती है तो उसमें जो एक प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, उसमें कमी को लेकर हो। हम वन नेशन वन इलेक्शंस की जब बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे चीज़ें निकल के आएँगी, जैसे भ्रष्टाचार, इनके फंडिंग्स को लेके भी क्या एक्शन होगा, कोड ऑफ कंडक्ट में किस तरीके रूल्स होंगे और उसमें किस तरीके से एक्ट करेगी इलेक्शन कमीशन, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा होगा और उनके रूल्स को लेके इस पे चर्चा किया जा सकता है। उज्जवल जी, हम कानून में संविधान में चेंजेस लाएंगे, कानून का हम बदलाव करेंगे, तो छोटी-छोटी जो भी बदलाव सरकार लाती है इस पे विपक्ष जो है राजनीतिक तौर पे विरोध करती है। तो ये बदलाव में विपक्ष कैसी आपको क्या दिखता है कि सरकार को, आपके अनुभव क्या बताते हैं कि सरकार को कैसी चुनौतियाँ और कैसे जो है विपक्ष की तरफ से प्रहार या रोक रुकावट झेलने पड़ेंगे? देखिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है उसमें इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कभी टीएन सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया था, और उन्होंने चुनाव का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया, क्योंकि जो वेस्टेड पावर थे इलेक्शन कमीशन को, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। बहुत सारे ऑफिसर आए बिहार में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनकर के आए थे मिस्टर केजे राव। उसके पहले यहाँ पे एक सत्तारूढ़ दल की पार्टी थी, जिसमें चुनाव कराना, हिंसा मुक्त चुनाव कराना, मतलब बिहार में इम्पॉसिबल था। लोग यही कहते थे कि चुनाव हुआ तो कम से कम 200-400 हत्याएं तो होंगी। केजे राव दुबला पतला आदमी आता है और बिहार में हिंसा मुक्त चुनाव करा करके चला जाता है। ये क्या है? एक अधिकारी की दृढ़ इच्छा शक्ति का नतीजा है। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को इतना पावर वेस्टेड है कि यदि वो इसका इस्तेमाल इंडिपेंडेंटली और बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए करे, तो वो, जैसे टीएन सेशन ने कोई अलग से कानून नहीं बनाया, अलग से कोई पावर का इस्तेमाल नहीं किया। ऑलरेडी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर था, वही पावर का इस्तेमाल टीएन सेशन ने किया, और टीएन सेशन के बाद लोग जानने लगे कि चुनाव आयुक्त जैसा कोई एक पद होता है। बिहार में केजे राव जैसे अधिकारी के आने के बाद लोग जानने लगे कि केजे राव मतलब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट भी कोई एक पद होता है। आदमी हेलीकॉप्टर से सीधा उतरता था रास्ते पे और किसी की बाइक पे बैठ करके बूथ तक चला जाता। तो ये अधिकारी में ये काम करने का ऐसा जुनून होना चाहिए। और मैं बताऊं कि उनके बाद, केजे राव के उस हस्तक्षेप के बाद बिहार में जो हिंसा का दौर खत्म हुआ। अब छिटपुट हिंसाएं, इतना बड़ा स्टेट है कि जिसमें दुनिया के ग्लोब पर देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे देश कम पड़ जाते हैं, जितनी इसकी आबादी है और जितना बड़ा इसका एरिया है, झारखंड अलग होने के बाद। तो ऑलरेडी इतने सारे रूल्स, इतने सारे पावर्स ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया हुआ है कि उसका इम्प्लीमेंट करने की केवल बात। और ये अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी है, इसको अलग से
कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जरूरत के हिसाब से ये कानून बनाते भी है। हाँ, चूंकि अब सब कुछ इंटरलिंक्ड है, तो देश की कैबिनेट जरूर उसको देखती है यदि कोई बहुत बड़ा अमेंडमेंट होता है, लेकिन ऑलरेडी जितना पावर दिया हुआ है उसका ही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। टीएन सेशन के बाद कहाँ कोई ऐसा अधिकारी दिखा जो पूरे देश के लेवल पे जिसकी चर्चा हो कि उसने ऐसा कोई बड़ा बदलाव कर दिया। पहली बार वोटर कार्ड का इस्तेमाल हुआ था, एपिक का, पूरे देश में तहलका मचा था, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा एपिक कार्ड के सहारे वोटिंग होगी तो होगा। तो ऐसे ही अधिकारियों को आगे आना होगा, और ऑलरेडी सारी व्यवस्था है, केवल उसको लागू करने की बात। और मिस्टर टीएन सेशन और केजे राव जैसे अधिकारियों की जरूरत, वो आ जाएंगे, चाहे तो बहुत आसानी से चीजें हो सकती है, और फिर व्यवस्था बन जाएगी, लोग उसको अडॉप्ट भी करेंगे। जी विकास जी, हमने सारे फायदे गिनवा लिए कि ये सब फायदे होंगे। अब अगर कोई कानून बनता है तो उससे कुछ ना कुछ तो नुकसान होते ही हैं, कुछ ना कुछ उसमें लूपहोल्स रह ही जाते हैं। तो इसके क्या नुकसान आपको दिख रहे हैं? देखिए, जैसा आशुतोष जी ने अभी बताया था पिछले आपके सवाल पे कि जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, मैनिफेस्टो जो होंगे, वो एक मैनिफेस्टो दोनों के लिए, राज्यों के लिए भी काम आएगा और देश के मुद्दों पे भी काम आ जाएगा। जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और क्षेत्रीय दल होंगे, वो सिर्फ क्षेत्र के मुद्दों को लेके आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं इन दोनों ही मुद्दों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपेक्ष में अगर देखें हम, तो डोमिनेटिंग फैक्टर आएगा। किसी राज्य में नेशनल इंटरेस्ट के जो मुद्दे होंगे वो डोमिनेटिंग होंगे, कहीं कहीं क्षेत्रीय मुद्दे होंगे वो डोमिनेटिंग होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वोटर्स के माइंड में एक इन्फ्लुएंस के तरीके से हम ले तो, या एक जिस तरीके से अनइन्फ्लुएंस्ड इलेक्शंस होना चाहिए उसको लेके ले, तो हम कह सकते हैं कि कोई एक मुद्दा अगर डोमिनेट होता है तो वो कहीं ना कहीं रीजनल या नेशनल इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये एक नुकसान की तरह हम लेते हैं। दूसरा नुकसान हमारे साथ क्या हो सकता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने किसी एक स्टेट, अब बिहार की बात ले ले तो हम यहाँ के मुद्दों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। नेशनल पार्टी आते हैं, वो पाकिस्तान के मुद्दे को लेके आ जाए, चाइना के मुद्दे को लेके आ जाए, रसिया के मुद्दे को लेके आ जाए, और वोटर्स क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। वोटर्स के लिए राष्ट्र सर्वोपरि ये माना जाता है, और है हमारे बीच ऐसा है भी अभी। तो राष्ट्र के मुद्दों को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो वहां पे वो क्षेत्रीय मुद्दे क्या होंगे, कहीं ना कहीं वैनिश कर जाएंगे, छिप जाएंगे, दब जाएंगे, और इसका नुकसान होगा क्षेत्रीय पार्टियों को भी और राज्य के विकास में भी, मुझे लगता है। तो ये सब नुकसान है। अच्छा, उज्जवल सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि इस कानून के विरोध में ऐसे भी तर्क आते हैं, ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसा हो जाएगा। मैंने एक पोल जैसा करवाया था अपने सोशल मीडिया हैंडल से, मेरे चैनल के, तो उसमें 16 साल के बच्चे ने एक सवाल पूछा कि क्या चाइना जैसा हो जाएगा, कि एक पार्टी रूल हो जाएगा, और ऐसे ऐसे विरोध में तर्क दिए जाते हैं। तो आप हमें बताइए कि, और इस चीज में हमारे मतदाताओं की परिपक्वता होनी बहुत जरूरी है। तो हमारे देश के क्या मतदाता इतने परिपक्व हैं जो कि वन नेशन वन इलेक्शन को हैंडल कर पाएंगे? बिल्कुल है, ये सारी चीजें प्रेजुडिस, ये एक पूर्वानुमान पर सारी बातें हो रही हैं। और जिस समय आधार कार्ड भी बन रहा था उस समय भी बहुत तरह की बातें हुई थी कि ऐसा कैसे हो पाएगा, जिनके हाथ ही नहीं है, अंगूठा ही नहीं है, हैंडीकैप्ड हो गया, उनका आधार कार्ड कैसे बनेगा, बहुत तरह की बातें हैं। और थोड़ी बहुत तो मतलब परेशानी आती ही आती। कोई भी नया प्रोजेक्ट आप लाते हैं तो पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चीजें आती हैं तो दिखती हैं, लेकिन यदि एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो कि भाई ये एक बड़ा हित है, तो बड़े हित को साधने के लिए यदि छोटी मोटी परेशानी आती है, छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम 100% किसी भी प्रोजेक्ट में पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। कोई भी प्रोजेक्ट लें, किसी भी लेवल का प्रोजेक्ट हो, तो उसमें 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता। हाँ, उसका प्रोपोर्शन देखा है कि जो नुकसान, डेफिसिट का प्रोपोर्शन है, वो कहीं ओवर तो नहीं हो रहा है। अब यदि 80-20 का रेशियो आता है कि 20% के लेवल पे कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो इसके चलते मेजोरिटी को, या जो मेजोरिटी के लेवल पर बेनिफिट है, या जो बड़ा बेनिफिट हो रहा है, उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते।
तो ये चीजें किसी भी प्रोजेक्ट में होती है, ये केवल वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है। अभी जीएसटी आया था कुछ ही दिन पहले, कुछ साल पहले की बात है। कई सारे देशों, कई सारे राज्यों ने विरोध किया, ये SGST CGST, ये तो सरकार पूरे देश को अपने मुट्ठी में रखना चाहती है, और भी कई कई तरह की बातें। आज देखिए चीजें नॉर्मलाइज हो, तो चीजें आने के पहले बहुत सारी लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, और कुछ तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है जो समय के साथ भी दूर हो जाती है। जैसे ही प्रोजेक्ट एक बार इम्प्लीमेंट होगा तो धीरे 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 आज आधार कार्ड बहुत नॉर्मल चीजें हो गई, आज जी ईवीएम बहुत नॉर्मल हो गया। ईवीएम को लेकर के क्या क्या नहीं आपके दिल्ली में केजरीवाल ने कहा था, कहां से IITN को बुला लिया, खुद भी IITN थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया कि आप टेम्परिंग करके दिखा दीजिए। ईवीएम को के क्या क्या नहीं हुआ कि जिसकी सरकारें हैं वो पहले से ही उसमें वोट पोल करके रखती है, बाकी कोरम पूरा होता है, कहीं दबाव कुछ हो जाता है। बंगाल में ममता दीदी ने बाप रे कितना हल्ला मचाया, आज वो सत्ता में आ गई तो बड़ा अच्छा है, लूज कर जाती सीटें तो फिर है तौबा मचाती। आज पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो ईवीएम बहुत अच्छा, लूज कर जाती तो ईवीएम में ये हो गया वो हो गया। तो सुविधा के हिसाब से भी लोग चीजों को लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे नए प्रयोग पिछले एक दशक में हुए, वो चाहे ईवीएम की बात हो, GST CGST की बात हो, या फिर ऐसी और भी बहुत सारी चीजें आई हैं। तो ये भी आएगी तो बहुत, मुझे नहीं लगता है कि बहुत परेशानी। लोग प्रीजुडिस कर रहे हैं और सब सारी चीजें प्रीजुडिस पे नहीं हो। सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट करा करके देख ले, जहाँ पे उनकी अपनी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ का चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन हो और पार्लियामेंट्री इलेक्शन, पहले वहीं पे एक पायलट प्रोजेक्ट हो जाए तो थोड़ी बहुत परेशानी होगी और बहुत नहीं होगी। अपने देश में इतनी चीजें डेवलप हो चुकी हैं कि हो जाएगा। जो आज गांव का भी बंदा है वो भी GST पे कर रहा है, उसको भी समझ इसकी आ गई है। वो बाजार के साहूकार से सामान खरीदता है तो बिल में जब लिखा देखता है CGST SGST, तो अब उसको भी समझ आने लगी है कि ये कारोबार करेंगे तो ये टैक्स स्टेट को देना पड़ेगा और ये टैक्स हमको भारत सरकार को देना पड़ेगा। तो गांव में एक जो छोटे से परचून की दुकान चला रहा है, उसको जब ये समझ आ सकती है तो चीजें आएंगी धीरे धीरे। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा परेशानी। जी सर। चलिए जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जय का। तो हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहूंगी कि अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि एक देश एक चुनाव प्रक्रिया आखिर है क्या। इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदे हैं, बचत है, समय का बचत है। आपको बार बार जाकर वोट डालना पड़ते हैं, छुट्टी बढ़ जाती है, आपके काम रुक जाते हैं, तो आपके समय की भी बचत है, आपके पैसों की भी बचत है। तो इसमें बचत है, नुकसान कहीं भी कुछ नहीं है। हाँ, चुनावी जो जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो तो अपना दुकान चलाएंगी, वो तो विरोध करेंगी, लेकिन इससे आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और हाँ, एक ज़रूरी बात, इस मुद्दे पे आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, अपना खूब ध्यान रखिए और हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।